जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि पिछले दिनों हमारी चर्चा राहु देवता और शुक्र देवता के योग को लेकर चल रही थी, आप में से बहुत सारे लोगों ने इसकी जानकारी को समझा, देखा, सराहा और ये जाना कि ग्रहों की इंपॉर्टेंस कितनी होती है। अगर इसे सही ढंग से पढ़ा जाए तो बहुत सारे केसेस में शुक्र की शांति करवाना अनिवार्य होता है और राहु आपको अच्छे फल देने में पहले से ही कुंडली में बाध्य बैठा होता है। जब प्रिय दर्शकों इतने सारे लोग मिलने आते हैं तो अलग अलग क्वेरीज भी लेकर के आते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जो कुंडली को मानते हैं, कुंडलियां बनी होती हैं, उपाय कर रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी आके ऐसा सवाल करते हैं कि सर ये एस्ट्रोलॉजी होती क्या है, हमें डेफिनेशन मत समझाइए कि व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी। ज्योतिष, ज्योति प्लस ईश्वर, ईश्वर के दिखाए जाने वाली ज्योति को ज्योतिष कहा जाता है। पर क्या ये इसकी डेफिनेशन इतनी सी ही है? क्या आप बता सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी हमारी बॉडी पर कैसे असर करती है? हमसे अगर ग्रहों को देखा जाए, क्योंकि अब जब हम पत्री देखते हैं बहुत सारी बार हमें ऐसा देखने में मिलता है, आपको बोलते हैं सर आपका तो जी शनि खराब चल रहा है, सर आपका तो ये राहु खराब चल रहा है। तो वो जातक आगे से सवाल करता है, सर मुझे ये बताइए कि ये शनिदेव तो पृथ्वी से करोड़ों मील दूर है, लाखों मील, करोड़ों मील दूर है, और मैंने इसका क्या बिगाड़ा है जो ये खराब चल रहा है और मेरा जिंदगी में कोई काम बन नहीं रहा, मैं स्टेबल नहीं हो रहा, मेरी तरक्की नहीं हो रही, मेरी शादी नहीं हो रही, मेरे घर परिवार में बरकत का माहौल नहीं बनता। तो मैंने इस शनिदेव का क्या बिगाड़ा है या मैंने राहुदेव का क्या बिगाड़ा है? उनका सवाल अपनी जगह 100% सही है, क्योंकि ग्रह जो करोड़ों मील दूर खड़ा है, जिसे अपने जिंदगी में कभी देखा नहीं, जिसने कभी आपने जिंदगी में कभी उसके लिए आपने बुरा नहीं किया, तो फिर वो आपके लिए बुरा कैसे कर सकता है? ये बात एक बहुत बड़ा सवाल बन के सामने आता है। तो मैं आज आपको विस्तृत रूप से जानकारी देता हुआ बता दूं कि व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी। ग्रहों की स्टडी को एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। ये एक छोटे बच्चे की डेफिनेशन होती है, ये एक आम बंदा भी समझ सकता है। स्टार्स ऑफ द लॉजिक, लॉजिक ऑफ द स्टार्स, ग्रहों का लॉजिक समझना को एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। लेकिन प्रिय दर्शकों, इसकी विस्तृत जानकारी देते हुए मैं आपको समझाना चाहूंगा, हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना है: पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। इसे मेडिकल साइंस ने भी प्रूव किया है, शास्त्रों में भी यही लिखा जाता है कि शरीर 5 तत्वों से बना है। हमारे जितने ग्रह, 9 ग्रह ब्रह्मांड में घूमते हैं, जिसमें 2 छाया ग्रह राहु केतु भी आते हैं, 9 पिंड ग्रह जो घूमते हैं, ये हमारे इस शरीर की कंट्रोलिंग पावर होती है। ऐसा समझ लीजिए इसको आसानी से समझने के लिए, जैसे रिमोट दूर से पूरे टीवी को कंट्रोल करता है, चाहे वो चैनल का हो, चाहे वो कलर का हो, चाहे वो वॉल्यूम का हो, रिमोट कंट्रोल के पास टीवी की पूरी कंट्रोलिंग पावर होती है। उसी तरह ग्रहों के पास हमारी पूरी कंट्रोलिंग पावर होती है कि हमें किस तरीके से जिंदगी को चलायमान करना है और ये जिंदगी में कितने हमें मददगार सिद्ध होंगे या कितने अच्छे या कितने बुरे सिद्ध होंगे। हमारा जीवन यापन पूरी तरह से ग्रहों के कंट्रोल में होता है। हमारे जीवन यापन की नींव हमारे ग्रह बनते हैं। सूरज उदय होता है, हमारी शरीर में एनर्जी का संचार होता है, जिसकी वजह से हम अपनी दिनचर्या चलाने में उस सूरज देवता की सहायता लेते हैं। हमारी बॉडी में विटामिन डी होता है जो सूरज की एनर्जी से मिलता है। और 5वीं क्लास के बच्चे की किताब उठाएंगे तो भी आपको पता चलेगा कि सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। पृथ्वी पर अगर जिंदा जीवात्मा को चलायमान रखना है तो सूरज उसका एकमात्र जरिया है, क्योंकि सूरज ही एनर्जी देता है। सूरज की किरणों में जो सारे ग्रहों की किरणें मिक्स होकर के आती हैं वो हमारी पृथ्वी पर भेजता है, जिसे इंग्लिश में छोटे बच्चों की किताब में विबग्योर भी कहा जाता है, जिसे साइंटिस्ट ने और आगे रिसर्च करके स्पेक्ट्रम भी कहा है। इन सब ग्रहों की मिश्रित किरणें जब हमारे शरीर पर पड़ती हैं तब हमारा शरीर उससे चलायमान होता है। और हमारी जन्म कुंडली हमें यह बताती है कि जब जातक का जन्म हुआ, जब जातक ने पहली सांस ली, तो कौन से ग्रह की किरणें किस रेशो में उस बॉडी पर पड़ रही थी, जिसका विवेचन
कुंडली देखने के बाद हमें पता चल जाता है ये ग्रह ऐसा है, इसकी इतने प्रतिशत रेशो इस जातक के शरीर पर पड़ रही हैं। हमारी जिंदगी में कुंडली की महत्वता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि 50% रोल हमारी कुंडली तय करती है जिंदगी में और 50% रोल हमारे कर्म तय करते हैं। बिल्कुल वैसे ही प्रिय दर्शकों, जैसे हमारे जीवन काल में 2 रेलवे की पटरियां होती हैं। हम अक्सर रेलवे स्टेशन जाएं तो आप देखेंगे 2 रेल की पटरियां जा रही होती हैं। एक पटरी पर आप कर्म डिसाइड कर लीजिए, दूसरी पटरी पर कुंडली के योग का निर्णय कर लीजिए। अगर आपकी कुंडली में करोड़पति बनने का योग है और आप उसके लिए कर्म करना छोड़ दें तो कभी आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला। अगर आप अकेले कर्म करते हैं और आपकी कुंडली में योग ही नहीं है तब भी आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला। दोनों में से एक चीज भी अगर गड्ढा खा जाए, आपके कर्म बिगड़ गए तो भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपकी कुंडली में योग ना हो और आप उसके लिए कर्म करें तो भी आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला। ये बात लड़ बांध लीजिए, जब तक दोनों का बैलेंस बनेगा तभी आपको रिजल्ट देने में जिंदगी सक्षम होगी। अब मान लीजिए अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में करोड़ोंपति अरबोंपति बनने का योग है, लेकिन अगर वो कामकाज करना छोड़ दें, जाकर के घर बैठ जाएं, अपना कर्म करना छोड़ दें, तो क्या कोई कंपनी उन्हें पैसे देगी? नहीं देगी, क्योंकि वो कर्म करना छोड़ चुके हैं। अगर वो कर्म करेंगे और साथ में उनकी कुंडली का योग है तभी उनको रिजल्ट मिलने वाला है। अगर एक जातक सिर्फ हार्डवर्क करता है, सुबह से शाम तक लेकर के रिक्शा चलाता है, वो सिर्फ कर्म कर रहा है, उसकी कुंडली में लखोपति या करोड़पति बनने का योग नहीं है, तब भी उसकी जिंदगी वहीं की वहीं स्टेबल रह जाती है। एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस में किसी भी चीज के हल निकालने के 4 मूल नियम होते हैं, जस्ट लाइक अ प्योर मैथमेटिक्स। मैथ में 4 फार्मूले होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये बात मूल नियम है इसका। मूल रूप से इसे समझ लीजिए कि मैथमेटिक्स का 5वां कोई फॉर्मूला नहीं है। बिल्कुल उसी तरह पैरेलली एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस जो हमारी रिसर्च में पिछले 18 साल से देखने में आया है, एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस में भी 4 मूल नियम ही माने जाते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड की तरह ही। प्लस करना यानी एक चीज समझ लीजिए, अगर इन 4 नियमों को किस तरीके से कुंडली पर अप्लाई करके उससे अच्छे रिजल्ट लेने हैं, अगर आप ये समझ जाएंगे तो कुंडली विवेचन करने में भी आसानी रहेगी और अपने रिजल्ट्स में पॉजिटिविटी और इंप्रूवमेंट ला करके आप जीवन यापन आसान भी कर पाएंगे। पहला नियम समझ लीजिए प्रिय दर्शकों, किसी चीज को जल प्रवाह कर देना। जल प्रवाह करना, जल प्रवाह करने का मतलब किसी ग्रह को शांत कर देना, क्योंकि पानी में कुछ भी चीज, चाहे आग का गोला फेंक दो, वो भी शांत अवस्था में आ जाएगा। तो जो भी चीज, जिस ग्रह से जुड़ी हुई चीज हम जल प्रवाह करते हैं, इसका मतलब उस ग्रह की नेगेटिव रेज जो आपकी बॉडी में आ रही हैं उसको शांत करते हैं। ये पहला नियम। दूसरा नियम, दान पुण्य करना, बांटना यानी डिक्रीज करना। बांटने से चीज कम होती है, यह भी सृष्टि का नियम है। अगर आपने कौओं को खिला दिया, कुत्तों को खिला दिया, गौ माता को दे दिया, भिखारी को दे दिया, चींटियों को डाल दिया, चिड़ियों को डाल दिया, किसी भी ग्रह की चीज, जुड़ी हुई चीज को बांट दिया, तो ग्रह की किरणें आपके शरीर से कम होंगी। अच्छे शुभ हो या अशुभ हो, उस ग्रह की किरणें कम होने का रास्ता ढूंढ लेंगी। आपके सर पे 1000 किलो वजन रख दिया जाए, आप नहीं उठा सकते, लेकिन अगर 100 बंदे साथ में लगा दिए जाएं फिर आप इजीली उठा लोगे, क्योंकि वो बार बट जाएगा। उसी तरह जो किरणें आपके शरीर में आ रही हैं, अगर उनका दान पुण्य आपने कर दिया तो वो बट जाएगा, वो डिक्रीजिंग वे में आ जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि अगर शनि बिगड़े हैं तो आप इनका दान कर दीजिए, क्योंकि दान होने से उनका पाप प्रभाव कम होगा। जिस रंग का आप दान करेंगे, उस रंग का जो भी ग्रह जुड़ा हुआ होगा उससे, उसे कम होकर के आपकी बॉडी में से आपका प्रभाव वो कम कर देगा। तीसरी चीज प्रिय दर्शकों, पाठ, पूजन, हवन, यज्ञ, सिमरण, व्रत, आरती, उपासना, कुछ भी करना जिससे ग्रह प्रसन्न होता है, जिसके लिए आपको हाथ जोड़ के उसके आगे नमन करें, उसके आगे विनती प्रार्थना करें, हवन, यज्ञ, आरती, पूजन करें। जो भी ग्रह के आगे आप करें उनसे आशीर्वाद लेने के लिए, इससे ग्रह सदैव प्रसन्न होता है।
इसे प्रैक्टिकल आजमा करके देखना। चाहे आप सड़क पर चलते किसी भी वृद्ध के पांव हाथ लगाएं, नमस्कार करें, नमन करें, आशीर्वाद लें, तो सदैव वो आपको आशीर्वाद देता मिलेगा। क्यों? क्योंकि इससे तीसरा फॉर्मूला आ गया ग्रह को खुश करने के लिए, आरती, पूजन, सिमरन, व्रत, आरती, और ये किसी भी ग्रह का किया जा सकता है। इसमें कोई बंदिश नहीं कि आप ये आरती मत कीजिए, ये हवन यज्ञ मत कीजिए, सिमरन मत कीजिए। किसी भी ग्रह की, चाहे अगर ग्रह अच्छा है तो अगर उसका पाठ पूजन करेंगे तो और अच्छा होगा, अगर बुरा है तो इसलिए करना अनिवार्य है कि वो आपके बॉडी में जो बुरे प्रभाव दे रहा है वो कम करे, आपको डिक्रीजिंग वे में रखे। तो दोनों ही सूरतों में पाठ पूजन, सिमरन, हवन, यज्ञ, आरती, व्रत करना सदैव आपको लाभान्वित होगा, वो कभी नुकसान नहीं देगा। हाँ, ये अलग बात है कि अगर आप कुंडली विवेचन करवा के किसी विद्वान की मदद लेते हैं तो जो आपकी बॉडी में बुरे ग्रह का दशा चल रही होगी उसके बारे में पाठ पूजन, दान, हवन, यज्ञ, सिमरन बताया जाए तो आपकी जीवन यापन में वो और ज्यादा लाभान्वित होगा, क्योंकि उसकी नेगेटिव एनर्जी कम होगी। चौथी बात प्रिय दर्शकों, अगर किसी ग्रह को कुंडली में बल देना हो और वो कुंडली में आपके अच्छे भावों का मालिक होकर के अच्छी जगह बैठा हो, बलाबल में कम हो, उसे बल देना हो, तो चौथी चीज होती है कि रत्नों के माध्यम से, रंगों के माध्यम से, यंत्रों के माध्यम से उसे बल दिया जाए, जिसको हम कलर थेरेपी बोलते हैं। स्टोन्स को प्रेफरेंस हम इसलिए दे देते हैं या हम लिख के रिकमेंडेशन इसलिए दे देते हैं क्योंकि स्टोन 24 घंटे बॉडी में एनर्जी सबमिट करता है। आपने कुछ, जैसे मान लीजिए किसी को बृहस्पति बहुत अच्छा है, उसके लिए योग कारक है और उसे बल देना है, कह लेंगे जी पीला खाओ, पीला पहनो, लेकिन अब वो 24 घंटे ना तो पीला खा सकता है ना 24 घंटे पीला पहन के रख सकता है। लेकिन अगर पुखराज पहन लेगा तो 24 घंटे बृहस्पति की एनर्जी बॉडी में जाती रहती है, जो कि आपको लाभान्वित करने में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है। इसीलिए स्टोन्स की महत्वता बहुत ज्यादा बन जाती है। तो 4 नियम हो गए हमारे पास प्रिय दर्शकों। जल प्रवाह करने से ग्रह शांत कर दिया, दान पुण्य करने से ग्रह को कम कर दिया, पाठ पूजन, सिमरन, आरती, यज्ञ करने से ग्रह को खुश कर दिया, और रतन पहनने से ग्रह को बढ़ोतरी कर दी या ग्रह की किरणों में इजाफा कर लिया। तो ये पूर्ण विद्या का मूल नियम है। यहां हमें यह समझना होता है कुंडली देख करके कि किस ग्रह को बढ़ाना है, किसे कम करना है। और ये बात लगन कुंडली देख के डिसाइड मत कीजिएगा, ये कुंडली टू कुंडली वेरिएबल होता है, क्योंकि ग्रहों की प्लेसमेंट अलग अलग भावों में कैसे पड़ी हैं उनके बाद इसका निर्णय कीजिएगा। उसके बाद इस नतीजे पर पहुंचिएगा कि केवल क्या ग्रह का सिर्फ यहां पाठ पूजन करना है, या अगर ग्रह योग कारक होकर कमजोर हुआ है, अस्त अवस्था में हुआ है, डिग्री वाइज शून्य हुआ है, तो क्या इसका रतन पहन के इसको बल देना है या इससे जुड़े हुए रिश्तों को सुधारना है। ये बात आपको समझनी होगी। अगर मारक ग्रह है, मान लीजिए यही मेष लगन की कुंडली है, बुध, आपने मारक डिसाइड कर लिया, लेकिन बुध ही अगर 6 या 8वें भाव में बैठा होगा और विपरीत राज्यों की स्थिति बना करके और आप बुध का दान करते चले जाएं, तो समझ लीजिएगा विद्या के मूल नियम से ही आप परे हो गए। आप कहेंगे कि मैं तो जी बुध का दान कर रहा हूं और उससे मेरा पट्टा बैठता चला जा रहा है, क्योंकि बुध ही विपरीत राजयोग बना करके आपको अच्छा फल देने में बाध्य होता। मेरे कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों इतना, इस बात का विवेचन लगन कुंडली से मत कीजिएगा कि मेरी मेष लगन की कुंडली है तो मेरा बुध मारक है, मेरी कर्क लगन की कुंडली है तो मेरा शनि मारक है, मेरी मीन लगन की कुंडली है तो मेरा शुक्र, शनि और सूरज मारक है। हो सकता है उसी ग्रह की प्लेसमेंट कहीं ऐसी जगह पड़ी हो जो आपको राजयोग देकर के आपकी जिंदगी का बेड़ा पार करने वाली। तो बात विस्तार पूर्वक कुंडली के विवेचन के बाद ही इस निर्णय पर पहुंचिएगा कि कौन सा ग्रह आपको खराब कर रहा है और उसे कैसे आप इंप्रूवमेंट के ट्रैक पर ला करके अपने जीवन यापन में उसकी आ रही ऑब्स्टेकल्स को दूर कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, मेरी कोशिश आज रही कि एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताऊं कि कैसे आपके शरीर से ये जुड़ी होती है। आज अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।
नमस्कार।